Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वन शॉट लेक्चर चल रहा है और इस वन शॉट लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, और बड़े अच्छे से चीजें आप लोग को याद हो जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हमारा आज का सिस्टम। तो सबसे पहली चीज ना बच्चों, क्या देखने वाले हैं भैया, क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इम्यूनिटी देखते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? इसको ही कहा जाता है रोग प्रतिकारक शक्ति, है ना। रोग प्रतिकारक, इसका मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति क्या होती है भाई? रोग प्रतिकारक शक्ति ये हमारे बॉडी को सेव करने के लिए अलग अलग डिजीजेस से जो सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, और इसी सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। क्या कहा जाता है बच्चा? इसी सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम में सबसे पहली बात जान लो बच्चों, एंटीजन क्या होता है। तो एनी सब्सटेंस याद रखना है, एनी सब्सटेंस। देखो फास्ट फॉरवर्ड होने वाला लेक्चर, इसलिए फास्ट फास्ट हम लोग को देखना है, ठीक है। एनी सब्सटेंस, है ना, विच इज केपेबल, क्या कह रहा हूं मैं? विच इज केपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग इम्यून सिस्टम, है ना। स्टिम्युलेटिंग, देखो स्टिम्युलेटिंग इम्यून, देखो इम्यून सिस्टम। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे इम्यूनिटी को स्टिम्युलेट कर दे, उसी को बोलेंगे हम लोग बच्चों एंटीजन। जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है और बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स। तो यही होता है हमारा एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होती है बच्चों? दोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। याद रखना पहले बात तो भाई, प्रोटीन होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, देखो दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन। किसके अगेंस्ट में बना रहे हैं बच्चे? एंटीजन के अगेंस्ट में हम लोग बना रहे हैं। इसी को कहा जाता है बच्चों एंटीबॉडी। अब देखना है हम लोग को कि भाई हमारी इम्यूनिटी कितनी टाइप की है। तो हमारी इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। याद रखा, इन्नेट इम्यूनिटी को ही हम बोलते हैं बच्चों इनबॉर्न इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? इनबॉर्न इम्यूनिटी, है ना। इनबॉर्न इम्यूनिटी ये है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इनबॉर्न मतलब ये हमको बचपन से मिल रही है। याद रखना, जब हम पैदा होते हैं, मम्मी पहली बार जब हमको मिल्क का सिप पिलाती है, उसी में हम लोग को ये चीजें मिल जाती है। प्लस साथ ही साथ पैदाइशी हमको डिफेंस मैकेनिज्म के लिए और क्या क्या मिलता है? तो और में हमको मिलता है एपिथेलियल टिश्यूज, उसके बाद में एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस, फिर होते हैं कुछ सेल्यूलर फैक्टर्स, और फिर होते हैं कुछ फीवर, मतलब कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे फीवर हो गया, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं बच्चों एक्यूट फेज प्रोटीन को कहा जाता है। फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी में देख लो बच्चों कौन से आते हैं। एक एक्टिव एक्वायर्ड होती है और एक पैसिव एक्वायर्ड होती है। सॉरी, एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक पैसिव होती है। तो अब एक्टिव और पैसिव में दो चीजें होती है बच्चों, एक नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। फिर पैसिव में भी नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी होगी नेचुरली एक्वायर्ड, सॉरी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। यह आप लोग को याद रखना है बहुत अच्छे से। तो वापस से एक बार देख लेते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी ऑल्सो कॉल्ड एज इनबॉर्न इम्यूनिटी, क्या क्या चीजें आती हैं? एपिथेलियल टिश्यूज, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस, सेल्यूलर फैक्टर्स, फिर फीवर होगा और एक्यूट फेज प्रोटीन होगा। फिर एक्वायर्ड में दो, एक्टिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड। फिर एक्टिव एक्वायर्ड में दो, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड, नेचुरल आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड। फिर पैसिव में दो आ जाएंगे बच्चों, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड
पैसिव इम्यूनिटी। अब यहां पर ही हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं चीजें देख लें। अब हमारा जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर आगे बढ़ लेते हैं। वही इसका स्क्रीनशॉट फटाक से निकाल लो। अब देखो एपिथेलियल सेल्स में हमको क्या क्या मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन और म्यूकस। क्या? स्किन और म्यूकस। ये बच्चों ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अब हमारी एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है, जो स्किन वगैरह होती है, ये इतनी इंटैक्ट होती है कि ये किसी भी माइक्रोब को अंदर जाने नहीं देती है, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्दी स्किन के ऊपर बैक्टीरियाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों। इसका मतलब ये बैक्टीरिया को मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं? बिकॉज ये स्वेट रिलीज कर सकते हैं, सीबम रिलीज कर सकते हैं, जो ऑयल होता है ना, चेहरे पे ऑयल लगाओ, ये क्रीम और ऑयल फ्री त्वचा बनाओ, लेकिन ये ऑयल बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। फिर हमारे अंदर की साइड में म्यूकस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ। जब ज्यादा सर्दी हो जाती है तो नाक से यही म्यूकस निकलता है, ठीक है। तो ये चिपचिपा पदार्थ क्या करेगा? ये चिपचिपा पदार्थ ज्यादा कुछ नहीं करता है। ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है? माइक्रोब्स और डर्ट को सिंपल क्या कर देता है? जबरदस्त तरीके से ट्रैप कर देता है। फिर WBCs वगैरह आएंगे और उसको खा जाएंगे, ठीक है। और अब देखो बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं। अब देखना है हमको एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। क्या देखना है बच्चों? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। अब एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस ये वो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, लगभग 30 से ज्यादा सीरम प्रोटीन्स होते हैं यहां पे। कितने? 30 से ज्यादा सीरम प्रोटीन्स। क्या कह रहा हूं मैं? सीरम प्रोटीन्स, है ना। 30 से ज्यादा बच्चों सीरम प्रोटीन्स होते हैं यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये याद रखने वाली बात है कि यही प्रोटीन्स क्या करते हैं बच्चों? एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म का। और ये बच्चे को, मतलब इनबॉर्न बच्चे को शुरुआती दौर में इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद थर्ड वाली चीज क्या आएगी बच्चों? ये है, चलो सेकेंड वाली बात। थर्ड वाली क्या है? अपना सेल्यूलर फैक्टर्स, है ना, सेल्यूलर फैक्टर्स। याद रखना सेल्यूलर फैक्टर्स में कौन कौन होते हैं? फैगोसाइटिक सेल्स, और उसके बाद होते हैं बच्चों फर्स्ट नेचुरल किलर सेल्स। NK सेल्स मतलब बच्चों नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स होंगे ये बच्चे के पास में। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा। फिर डायरेक्ट देखते हैं बच्चे फोर्थ वाला, फीवर। क्या देखते हैं? फीवर मतलब जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, देखो मैं फास्ट बता रहा हूं ज्यादा एकदम, है ना, क्योंकि मतलब एकदम टाइम पास भी नहीं करेंगे, फटाफट जाएंगे, नहीं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, प्लस वन शॉट लेक्चर हमको एकदम मिनिचराइज करके लगाना है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के बाद में क्या होता है बच्चा? टेम्परेचर बॉडी का क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज होता है। इसी के वजह से पैथोजन जो है, देखो पैथोजन की होती है टाइटाइफेस, और पैथोजन मरते हैं, पैथोजन डाइज। ये बात आप लोग को याद रखनी है। उसके बाद मैं बोलूंगा अक्यूट फेज प्रोटीन। क्या है बच्चा? अक्यूट फेज प्रोटीन, ऐप। क्या देखते हैं? ऐप देखते हैं। अल्फा-1 एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, फिर मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, और सीरम अमाइलॉइड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ऐप सीक्रेट कब होता है बच्चों? ऐप कब सीक्रेट होता है? जब इंजुरी होती है ना, इंजुरी होती है। इसी के वजह से ये प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। यहां तक अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो अब बढ़ते हैं बच्चों हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ। कहां बढ़ते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जब लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो इम्यूनिटी हमको मिलती है, इसी को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहा जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखना बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कब मिलती है? देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना,
अक्वायर्ड इम्यूनिटी देखते हैं। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी हमको मिलती कब है मेरे बच्चे? सबसे पहले जीवन काल के एक्सपीरियंसेस के दौरान जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारी बॉडी अपने आप ये चीजें सिंथेसाइज करती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये चीजें बाहर से भी ली जाती है। तो अब याद रखना इसमें दो है भाई अक्वायर्ड में, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव, है ना। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव में बच्चों दो टाइप्स आएंगे, सबसे पहले नेचुरल और दूसरी होगी हमारी आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी कब मिलेगी बच्चों हमको? देखो, जब नेचुरल इम्यूनिटी कब मिलेगी, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब मिलेगी जब हमको इन्फेक्शन होगा, है ना, हमारे को एक इन्फेक्शन होगा और वो इन्फेक्शन के हिसाब से हमको वो इम्यूनिटी मिल जाएगी। और ये सब नेचुरली हो रहा है। व्हेन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल देखो चिकन पॉक्स का ले लो, ठीक है, चिकन पॉक्स, है ना। चिकन पॉक्स होने के बाद में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर तैयार हो जाती है चिकन पॉक्स से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज हम कुछ दिन बीमार रहेंगे और तब हमारे बॉडी में जनरेट होगी। अब जब ये हमारे बॉडी में जनरेट होगी तो एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो वापस लाइफ में कभी नहीं होगा। इसी को नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। और आर्टिफिशियल में क्या होगा बच्चों? वैक्सीनेशन, याद रख लेना। एक एक बार वो पैसेज रीड भी कर लिया तो आप लोग को यह समझ जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन में क्या होता है, देखो कोरोना अभी मिला था, हमारे बॉडी में डाली जाती है क्रिपल्ड वायरसेस और फिर हमारी बॉडी वो उसको जनरेट करती है। याद रखना, एक्टिव का मतलब यहां पे क्या है, जब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है। पैसिव का मतलब यहां पे क्या है, जब बाहर से हम लोग एंटीबॉडी हमारे बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडी हम लोग ले रहे हैं, इसी को पैसिव बोला जाएगा। अब यहां पे नेचुरल पैसिव में क्या होता है, देखो नेचुरल में क्या होता है भाई, नेचुरल में यहां पे हम जब पैदा होते हैं तो मम्मी से कोलोस्ट्रम से मिलती है ना हमको एंटीबॉडी फ्रॉम कोलोस्ट्रम, एंटीबॉडी फ्रॉम कोलोस्ट्रम, है ना, कोलोस्ट्रम। व्हाट इज कोलोस्ट्रम? जो पहला घूंट होता है ना दूध का, जो मम्मी से लेते हैं हम लोग, इसको ही कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और इसमें ही अगर मैं आर्टिफिशियल बोलूं, आर्टिफिशियल, देखो बच्चों इसमें डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट ये वो बहुत है, लेकिन हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन लेने वाले। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, रेडीमेड एंटीबॉडीज फॉर रेबीज, है ना। रेबीज के लिए नहीं देते क्या अपन लोग, एंटीबॉडीज फॉर रेबीज, एंटीबॉडीज फॉर रेबीज, ये रेडीमेड ले रहे हम लोग, ये बुक का है बच्चों। देखो अब देखो क्या होता है, एंटीडोट्स बनाने के लिए घोड़े के बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार की जाती है और वो रेबीज के एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डाल दी जाती है, ठीक है। मतलब रेडीमेड हमने बाहर से ली, आर्टिफिशियल तरीके से डाली, ये नेचुरल तरीके से मिल रही है। यहाँ पे नेचुरल एक्टिव में क्या होगा, चिकन पॉक्स हो रहा है, बंदा बीमार गिर रहा है, बीमार होने के बाद उसके अंदर एंटीबॉडी बन रही है, फिर उसको चिकन पॉक्स नहीं हो रहा है। और आर्टिफिशियल में क्या हो रहा है भैया, वैक्सीन ले रहा है, वैक्सीन के माइक्रोब हमारे बॉडी में जा रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बन रही है, तो बीमारी नहीं हो रही है डायरेक्ट, मतलब इसमें बीमार नहीं पड़ना पड़ रहा है, लेकिन स्टिल एंटीबॉडीज हमारी बॉडी ही तैयार कर रही है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया। अब भाई लिम्फोसाइट्स की बारी है, किसकी बारी है, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, है ना। देखो सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, किसके सेल्स देख रहे भाई, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, है ना। तो इम्यूनिटी के सेल्स आप लोग को याद रखना है बच्चों, इम्यूनिटी के सेल्स आपको याद रखना है। सबसे पहला तो है लिम्फोसाइट्स, एक बात याद रख लेना है, सबसे पहला है लिम्फोसाइट्स। और अब ये लिम्फोसाइट्स के क्या प्रकार होंगे, देखो लिम्फोसाइट्स, है ना, लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, दो टाइप्स होते हैं लगभग, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स होते हैं। अब ये दो टाइप्स कौन से होंगे बच्चों, बी सेल्स और टी सेल्स, है ना, बी सेल्स एंड टी सेल्स। व्हाट आर बी सेल्स,
ये वो लिम्फोसाइट्स होंगे जो डायरेक्टली बोन मैरो से मैच्योर हो जाते हैं, बोन मैरो में मैच्योर हो जाते हैं। और टी सेल्स ये वो लिम्फोसाइट्स होंगे जो थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लो भाई, है ना। ये कहां मैच्योर हो रहे हैं, ये बोन मैरो में, वो कहां मैच्योर हो रहे हैं, टी थाइमस ग्लैंड्स में। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है मेरे बच्चों, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडीज। क्या बनाते हैं भाई, एंटीबॉडीज। वो खुद पार्ट लेंगे क्या जंग में, दे विल नॉट टेक पार्ट इन द जंग, जंग मतलब दे विल नॉट टेक पार्ट इन द वॉर अगेंस्ट पैथोजन। बट टी सेल्स क्या बनाते हैं बच्चों, ये डिफरेंशिएट्स इनटू डिफरेंट सेल्स, है ना, डिफरेंशिएट्स, देखो डिफरेंशिएट्स इनटू डिफरेंट सेल्स, है ना, डिफरेंट सेल्स। ये क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे आगे चल के भैया, एंटीबॉडीज रहते हैं। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, तीन हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले तो ये माइक्रोब को कर देते हैं अग्लूटिनेट। क्या करते हैं, अग्लूटिनेट। देखो बच्चों फास्ट फॉरवर्ड है, चीजें आपको देखते ही समझनी पड़ेगी क्योंकि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो ये चीजें। ठीक है, अग्लूटिनेट करते हैं, फिर ऑप्सोनाइजेशन करेंगे, ऑप्सोनाइजेशन। अब तुम बोलोगे सर अग्लूटिनेशन मतलब क्या, अरे भैया तुमने देखा ना, शोले पिक्चर देखी होगी हर किसी ने, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ठीक है, कुत्ते में डॉग बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल डॉग को हमेशा क्यों इतना पोर मारते हैं, कितना क्यूट जानवर है ना। बसंती इन गुंडों के सामने मत नाचना, गुंडे बोलेंगे। ठीक है, तो जो बसंती गुंडों के सामने मत नाचना ये बोलता है, जब धर्मेंद्र पाजी बोलते हैं तो एक्चुअली उनको ऐसे पकड़ के रखा होता है ना, तो पकड़ के रखने वाली स्टेज जिसमें क्या हो रहा है भाई, हमारा एंटीबॉडीज आ जा रहे हैं, मतलब गब्बर के डाकू आ जा रहे हैं और पैथोजन को पकड़ ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन विलन गब्बर के डाकू है ना, गब्बर के डाकू जो है यहाँ विलन है, और यहाँ पे धर्मेंद्र पाजी जो है ये सॉरी गब्बर के डाकू जो है वो हीरो है और धर्मेंद्र पाजी यहाँ पे विलन है। उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरे के पूरे चंबल घाटी को ध्वस्त करके रख देंगे वो। ठीक है, तो ये याद रखना है भाई कि अग्लूटिनेशन में पैथोजन को ऐसे पकड़ के रख लिया जाता है, घेर लो इसको, छोड़ने का ना है ना। उसके बाद ऑप्सोनाइजेशन में क्या किया जाता है, वही पैथोजन के ऊपर एक लेयर बनाई जाती है बच्चों। लेयर बनाने के लिए क्यों, क्योंकि ताकि मैक्रोफेजेस आए आराम से गटक जाए। समझ रहा है ना, कभी कभी मम्मी अगर समझो मान लो कोई सब्जी बना दे रही है और हमको खाने को मजा नहीं आ रहा है, तो हम उसके ऊपर सॉस की लेयर मारते हैं ना टेस्ट के लिए। तो वैसे ही अभी देखो मिक्स वेज के मंचूरियन बना दिए मम्मी ने मान लो, है ना, तो मिक्स वेज के मंचूरियन वैसे तो खाए नहीं जाएंगे, सर हमको वैसे भी पसंद है, लेकिन चलो लेट अस कंसीडर किसी को सब्जियां पसंद नहीं है, तो मिक्स वेज मंचूरियन अगर खा नहीं जा रहे हैं तो उस पर हम सॉस मारेंगे, चिपोटलेस मारेंगे, और जो भी मतलब ऐसे समझ लो कि टेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग उसको किसी चीज में कोट कर देंगे, और वो कोटेड चीज हम जब खाएंगे तो चीजें आराम से सीधे पेट में एंटर कर जाएंगी, सीधे मतलब मुंह से पेट में जाएगी। तो वैसे ही ऑप्सोनाइजेशन में भी होता है, मैक्रोफेजेस ने प्रॉपर तरीके से उसको गटक लेना चाहिए, इसलिए क्या कर रहा है भैया, उसके आजू बाजू एक क्या लगाई जा रही है, लेयर लगाई जा रही है, ताकि माइक्रोफेजेस आए आराम से उसको कटक ले। ठीक है, उसके बाद आएगा न्यूट्रलाइजेशन, है ना, अग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, और लास्ट में है मेरे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ओके, और ऐसे पूरा का पूरा काम करता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब कोई टॉक्सिक एलिमेंट है उसको, उसके इफेक्ट को फटाक से न्यूट्रलाइज कर देना है। न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होगा, अरे भैया हम तो बच गए, है ना, हो जाएगा भाई, अपना बॉडी बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंट सेल्स है ये, तो ये लगभग टी सेल जो है 4 टाइप के सेल्स में बच्चों डिस्टिंग्विश हो जाता है, मतलब डिफरेंशिएट हो जाता है। सबसे पहला आता है हमारा प्यारा राज दुलारा हेल्पर टी सेल। कौन सा रे, हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी। फिर आता है किलर टी, फिर आता है सप्रेसर टी, है ना, सप्रेसर टी, और लास्ट में आता है बच्चों मेमोरी, है ना, मेमोरी टी। तो ये 4 टाइप्स के सेल्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं।
अब ये सेल्स इतने इंपॉर्टेंट है, हेल्पर क्या करता है बच्चों, देखो यहां पे अलग मार्कर से बनाएंगे, चलो कौन सा वाला, चलो ये वाला ले लेते हैं। हेल्पर का काम क्या है, हेल्पर अट्रैक्ट्स डिफरेंट सेल्स, देखो डिफरेंट सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, है ना। ये लिम्फोकाइंस जैसी चीजें सीक्रेट करते हैं ताकि दूसरे इम्यून सेल्स यहां पे मतलब एट द साइट ऑफ इंफेक्शन अट्रैक्ट हो जाते हैं। किलर टी सेल्स का काम क्या है भैया, उसके नाम में ही है किल करना, और किल करने के लिए इसके पास प्रोटीन्स होते हैं बच्चों जिसका नाम है परफोरिन। ये छेद कर देता है सीधा बैक्टीरियल सेल में या फिर पैथोजन के सेल में सीधा छेद कर देता है। अब कभी कभी सप्रेसर्स क्या करते हैं, मतलब अपनी एंटीबॉडी अपनी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि अपने सेल्स की भी वाट लगाती है। ये तू अपने आदमी को मार रहे लाए क्या, तू जा रहे, तू घर पे जा, सीधा अपना बॉडी बोलता है और सप्रेसर टी सेल्स निकाल देता है। और फिर सप्रेसर टी सेल क्या बोलता है इम्यूनिटी को, अरे भैया ठंडा ले, टेंशन मत ले, हो गया, सब चिल है, सब चिल है, ठीक है। और मेमोरी टी नाम में ही है भैया, मेमोरी रखो, क्या रखो, मेमोरी रखो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाक से क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब देखते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, है ना। क्या देखते हैं बच्चे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होता है, सिंपल देखो, माइक्रोब है, सॉरी ये हमारा सेल है, सॉरी ऐसा नहीं बनाएंगे, ये मान लो हमारा सेल है WBC, हमारे मैक्रोफेज है, बिकॉज अब ये गुस्से में आ चुके हैं बच्चों, क्योंकि इनके सामने ना एक बड़ा ही शैतान सा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, भांगड़ा भांगड़ा बोलो या कोई भी टाइप का नृत्य कर रहा है, ठीक है। अब ये नृत्य कर रहा है तो ये क्या करेगा, मतलब बॉडी में तबाही मचा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको खा लेगा मेरे बच्चों, क्या कर लेगा, खा लेगा। यहां से बनाएंगे ऐसा, देखो ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे खा ले रहा है, देखो दिख रहा है ना, यानी एंगल्फ कर रहा है इसको, फैगोसाइटोसिस कर दे रहा है इसका। अब फैगोसाइटोसिस करने के बाद में क्या होगा, यहां पे ये सेल्स क्या करेगा, इसको मस्त पैके ऐसे डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। डाइजेस्ट किया इसने, देखो ये इसके बाद का सीन है, इसने इसको डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करने के बाद में देखो अब इसके बॉडी के ऊपर ये क्या करेगा, ऐसे इसके जो डिस्ट्रॉयड पार्टिकल्स है, जो हमारे पैथोजन के डिस्ट्रॉयड पार्टिकल्स है, ये अपने सरफेस के ऊपर लेकर आ जाएगा बच्चों, और बाकी इम्यून सेल्स को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि भाई इधर आओ, ऐसा दिखता है इसको मारो, ठीक है। और बाकी के एंटीजेंस भी क्या होंगे, फटाफट किल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ऐसे हमारा बी लिम्फोसाइट काम करता है। एट द साइट ऑफ इंफेक्शन बी लिम्फोसाइट सबसे पहले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी बनाता है, ताकि एक गाइडेंस का काम कर रहा है और दूसरा मारने का काम कर रहा है, और फिर बाकी के सेल्स आते हैं हमला, और पूरा का पूरा डिजीज को एकदम से जबरदस्त तरीके से प्रिवेंट कर लेते हैं और ज्यादा डैमेज करने से। उसके बाद अगर मैं बोलूं बच्चों, ये हो गया हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसके ऊपर शॉर्ट नोट बच्चों अच्छे से कर लो, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इस पे आने की संभावना होती है हमेशा। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक्चुअली दिखती कैसी है ना बच्चों, अब जल्दी से होने, अब देखो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज में सबसे पहले याद रखना है बच्चों, 4 टाइप की चेन्स होती है, मतलब 4 चेन्स होती है जो 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो ये छुटकू चैन, ये होती है बच्चों लाइट चैन। कौन सी चैन, लाइट चैन। और एक होती है बड़की चैन जिसको बोला जाता है हैवी चैन। कौन सी चैन रे, हैवी चैन। क्या बोला जाता है बच्चों, हैवी चैन। हैवी मतलब ये बड़ी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना है बच्चों, एक रीजन होता है जो शेडेड करा है ना मैंने, ये वाला रीजन होता है कांस्टेंट रीजन, है ना, कांस्टेंट रीजन। और दूसरा जो होता है ये होता है वेरिएबल रीजन। कौन सा बच्चों, वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन इसके नाम में ही है, इसका मतलब क्या होता होगा बच्चों, इसके अंदर कन्फर्मेशंस इसके चेंज होते होंगे। फिर ये होता है बच्चों हिंज। क्या बोलते हैं इसको, हिंज। जो नेक है ना एंटीबॉडी की, वो
फिर ये जो साइट है, ये वाली साइट, ये है बच्चों एंटीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट। कौन सी साइट है ये? एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या होती है? माइक्रोब से या पैथोजन के साथ जुड़ती है, उसको अग्लूटिनेट करती है और काम खत्म करती है। और याद रखना, एंटीजन बाइंडिंग साइट को ही एक अल्टरनेट नाम है जिसको बोलते हैं पैराटोप। हमारे एंटीजन पर होता है एपिटोप, और ये एपिटोप ये पैराटोप के साथ कंबाइन होता है और चमत्कार होता है बच्चों। चमत्कार मींस क्या? पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार होता है जिसका नाम होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यहां तक शायद आप लोग को ठीक से समझ में आ गया हो। तो आगे बढ़ते हैं ABO ब्लड ग्रुप के साथ में। ठीक है, कहां बढ़ते हैं भाई? ABO ब्लड ग्रुप। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है बच्चों, क्योंकि इतना मतलब रिवीजन के लिए काफी है। कार्ल लैंडस्टेनर एंड एसोसिएट्स के द्वारा दिया गया था। ये बात अच्छे से याद रखना है। ABO ब्लड ग्रुप में याद रखना बच्चों, ये मान लो हमारा बॉक्स RBC है और ये बॉक्स के ऊपर देखो ब्लू कलर के मैं गोल बना ले रहा हूं, ये 2 एंटीजन है। ठीक है, ओके। अब ये जो एंटीजन है, एक सेकेंड मैं इसको रब करके एक अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताता हूं आपको। तो अगर मान लो ये व्हाइट कलर से मैं बता रहा हूं ये हमारा RBC है, मान लेते हैं ये मेरा RBC है। अगर RBC के ऊपर ग्रीन कलर से अपन एंटीजन बताते हैं, मान लो ये एक एंटीजन है, मेरे RBC के ऊपर A एंटीजन है, तो हमारे प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होता है बच्चों? B एंटीबॉडी। अब ये दोनों रिएक्ट नहीं कर सकते, तो किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A ब्लड ग्रुप। अगर A एंटीजन के साथ मेरे RBC के ऊपर RH फैक्टर भी है, मान लो मैं उसको D से डिनोट कर देता हूं। अगर ये D है तो मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो A नेगेटिव होगा। अगर ये रहा और अगर ये नहीं रहा तो A नेगेटिव होगा। फिर अब दूसरी कंडीशन ऐसा है, A ब्लड ग्रुप मेरा कब आएगा? तब वो बताया मैंने आपको बच्चों। ठीक है, फिर मेरे ब्लड ग्रुप मेरा RBC है और मेरे RBC के ऊपर बच्चों कौन सा एंटीजन है? इस बार B एंटीजन है। तो B एंटीजन के लिए मेरी एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए? A एंटीबॉडी होनी चाहिए, जब जाके मेरा ब्लड ग्रुप क्या रहेगा बच्चों? B। और अगर ये RH फैक्टर है, ये यहां पे अगर है तो मेरा B पॉजिटिव होगा, नहीं तो B नेगेटिव होगा। ये भी आप लोग को समझना है। उसके बाद अगर मेरे RBC पे देखो कौन सा एंटीजन है? A और B दोनों है, प्लस साथ में ही D भी है। ठीक है, ABD तीनों एंटीजन से मतलब RH फैक्टर है, तो समझ लेना मेरा ब्लड ग्रुप होगा AB पॉजिटिव। अगर ये नहीं रहा तो AB नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप होगा। साथ ही साथ ये याद रखो बच्चों, यहां पे नो एंटीबॉडी, ये याद रखना है, कोई भी एंटीबॉडी AB ब्लड ग्रुप में नहीं रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद O कैसे होगा मेरा ब्लड ग्रुप? देखो O के लिए अगर मेरा RBC है और RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, अगर D है तो मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होगा, और अगर ये भी नहीं है तो मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होगा। और O नेगेटिव ब्लड ग्रुप ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये बात याद रखना है और स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना है बच्चों। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। और अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे की ओर। आगे प्लीज कहीं ना भागे, आगे हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक आगे का है, देख लो बच्चों, कॉमन ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है, क्या देखने वाले अब हम लोग? कॉमन, देखो कॉमन ह्यूमन, देखो कॉमन ह्यूमन डिजीजेस है ना। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है बच्चों, अगर RH फैक्टर में गड़बड़ हुआ ना तो एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस।
फिटालिस। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। और ये ब्लड डिजीज जो है, ये इंडिविजुअल जिसको ये होती है वो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में या पैदा होते ही मर जाता है बच्चों। ये याद रखना है आपने। कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में क्या क्या चीजें देखने वाले? सबसे पहले तो देखेंगे भाई हमारा मलेरिया, प्यारा मलेरिया। ये सबसे ज्यादा, सबको पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग इसी से मरते हैं। उसके बाद मलेरिया के बाद है बच्चों हमारा अमेबियासिस, अमीबियासिस। फिर बच्चों क्या आएगा? एस्कारियासिस, एस्कारियासिस। उसके बाद आएगा बच्चों फिलीरियासिस, फिलीरियासिस। फिलीरियासिस के बाद में क्या आने वाला है बच्चों? हमारा टाइफॉइड, है ना। टाइफॉइड देखेंगे भैया, टाइफॉइड, है ना, टाइफॉइड। टाइफॉइड के बाद क्या है? डेंगू, है कि नहीं? डेंगी बोलते हैं इसको, डेंगी फीवर है। फिर निमोनिया, निमोनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के बाद बच्चों कैंसर। और फिर लास्ट में देखेंगे एड्स, है ना। ये सब बीमारियां हम लोग अभी चालू करने वाले हैं बच्चों, देखने वाले, मतलब इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला डिजीज है बच्चों मलेरिया। कौन सा डिजीज देखेंगे? मलेरिया। मलेरिया किससे होता है बच्चों? किससे होता है? बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ठीक है, अरे हाँ, मस्कीटो, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। अब इसका पैथोजन कौन है? पैथोजन में आप लोग को 4 नाम याद रखने हैं बच्चों। पैथोजन, है ना। पैथोजन में ये 4 नाम याद रखो बच्चों। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, पी वाइवैक्स मतलब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, उसके बाद प्लाज्मोडियम ओवेल, है ना, याद रखना। और लास्ट है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, याद रखना, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये 4 पैथोजन है बच्चों, जिसमें से ये वाला मोस्ट कॉमन है। ये वाला तो डेडली है बच्चों। ये वाला कैसा है? डेडली है। डेडली मतलब ये सीवियर मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, ये बात आप लोग ने याद रखना है। इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? डायग्नोसिस कैसे हो सकता है इसका? डायग्नोसिस में सिंपल हमको मलेरियल पैरासाइट दिख जाएगा। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट इन ब्लड, मलेरियल पैरासाइट इन ब्लड में क्या हो जाता है? मलेरियल पैरासाइट दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद एक अच्छे से याद रखना है आपने कि जब इसका हम डायग्नोसिस करते हैं तो याद रखना है ये कुछ हम बोलेंगे सिंपल। अब देखो बच्चों, इसके जो सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए, सबसे पहले सिम्टम्स पे जाने से पहले हम मलेरिया का डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस के लिए मलेरियल पैरासाइट को देखना पड़ता है ब्लड में। मगर अगर समझो फॉर एग्जांपल ब्लड में ये चीज दिख जाती है माइक्रोस्कोप के नीचे, समझ लेना मलेरिया पॉजिटिव है। फिर ट्रीटमेंट क्या चाहिए? आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी चाहिए, जिसमें सल्फाडॉक्सिन, आर्टिसुनेट, पायरिमिथामाइन, फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाएं जो है ये काम आती है। ठीक है, फिर सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या है? ठीक है, सिम्टम्स इसके है साइक्लिक फीवर, जॉइंट पेन, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, रेटाइनल डैमेज, हिपैटोमेगाली। ये सब आप लोग को याद रखना है। जॉइंट पेन ही मतलब आर्थ्रालजिया होता है बच्चों। क्या होता है? आर्थ्रालजिया होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों फटाक से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल तो देखो क्या होगा। मॉस्किटो बाइट करेगा। मॉस्किटो जैसे बाइट करेगा ये बॉडी में क्या छोड़ देगा बच्चों? देखो बॉडी में ये छोड़ देगा स्पोरोजोइड्स जाएंगे लिवर तक।
लिवर इन्वेजन करेंगे, है ना, लिवर को इन्वेड करेंगे। लिवर इन्वेड करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बच्चा, मेरोजॉइड्स में, है ना, मेरोजॉइड्स में हो जाएंगे ये कन्वर्ट। अब मेरोजॉइड से ये निकलेंगे, फिर से बर्स्ट करेंगे लिवर को, ठीक है, बर्स्ट द लिवर सेल्स, बर्स्ट लिवर सेल्स, लिवर को नहीं करेंगे, लिवर सेल्स को बर्स्ट करेंगे बच्चों। लिवर सेल्स को जैसे इन्होंने बर्स्ट किया, लिवर सेल्स को जैसे इन्होंने बर्स्ट किया, बर्स्ट करते ही कहां, अब ये कहां इंटर करेंगे, हमारे प्लाज्मा में, प्लाज्मा से जाएंगे भैया हमारे आरबीसीज में, आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में। अब देखो बच्चों, जब ये लिवर के अंदर होते हैं इस स्टेज में, तो यहां पे ये शिजॉन्स बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, शिजॉन्स। शिजॉन्स जो होते हैं ना बच्चों, ये बाद में चल के मेरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर बाद में आरबीसी में जाने के बाद भी ये शिजॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, शिजॉन्स, इरिथ्रोसाइट वाले शिजॉन्ट। शिजॉन्ट के अब देखो, अब इसके आगे इनके मेरोजॉइड्स बनता है, मेरोजॉइड्स, वापस से मेरोजॉइड्स बन रहे हैं। अब इस मेरोजॉइड के दो फॉर्म है बच्चों, देख लो यहां पे, ये तो एक मेरोजॉइड्स लेंगे, वापस से आरबीसी में घुसेंगे, फिर आरबीसी को मारेंगे, फिर दूसरे आरबीसी में जाएंगे, और फिर याद रखना यहां पे ये ट्रोपोजॉइड्स में भी कन्वर्ट होने वाले, रिंग फॉर्म में ये कन्वर्ट होने वाले, कहां पे, रिंग फॉर्म। ये रिंग फॉर्म के बाद ये क्या बनाएंगे बच्चों, गैमेट्स बना सकते हैं। अगर ये गैमेट्स किसी वापस से मॉस्किटो ने लिया, तो मॉस्किटो के अंदर फिर से क्या होगा, इनका रिप्रोडक्शन होगा, मतलब ये गैमेट्स फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर से इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइड स्टेज में ये आएंगे, और ऐसे पूरा सेल साइकिल इनका चलता रहता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। तो इसको लगते हैं बच्चों दो होस्ट। कितने होस्ट लगते हैं, दो होस्ट। सबसे पहले मॉस्किटो रहता है, उसके बॉडी में इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, और ह्यूमन जिसमें इनका इन्फेक्टिव साइकिल चलता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऐसा बोलेंगे कि मॉस्किटो के अंदर इनका गैमेटो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो मॉस्किटो का गट जो है ये इनका फर्टिलाइजेशन साइट है, और ह्यूमन जो है ये इनका रिप्रोडक्शन वाला साइट है। मतलब यहां पे मेल गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस बोल सकते हैं, दो स्टेजेस लगा लेंगे अपन इसके, कि भाई एक जगह तो इनका गैमेटोजेनेसिस हो रहा है और एक जगह इनका फर्टिलाइजेशन होना है। तो एक बार यहां पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो मस्कीटो में इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब संगम हो रहा है, संगम से वापस से स्पोरोजॉइड तैयार होते हैं, फिर वो लिवर में आते हैं, शिजॉन्स बनाते हैं, मेरोजॉइड बनता है, बर्स्ट करेंगे लिवर सेल्स, फिर आरबीसी में एंटर करेंगे, आरबीसी में शिजॉन्स बनाएंगे, फिर आरबीसी को बर्स्ट करके मेरोजॉइड्स बाहर निकलेंगे, या फिर यही शिजॉन से देखो ये रिंग फॉर्म बनेगा ट्रोपोजॉइड्स का, फिर ये रिंग फॉर्म जो है गैमेट मतलब गैमेटोजेनेसिस करेंगे, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट को माइक्रोगोनिया बोला जाएगा, फीमेल गैमेट को मैक्रोगोनिया बोला जाएगा। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट तैयार होगा, जाइगोट तैयार होने की वजह से फिर से अगर कोई दूसरा मॉस्किटो आता है उस पेशेंट को बाइट करता है, यही गैमेट्स मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, उसके गट के अंदर उनका फ्यूजन होगा, गट से फिर वो सलाइवरी ग्लैंड्स तक आएंगे, फिर एक हेल्दी इंसान को ये डंच मारेंगे और फिर साइकिल चलते रहेगी। ऐसा पूरा सीन होता है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों एमीबियासिस देखते हैं, ठीक है। एमीबियासिस में क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट पैथोजन इसका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होगा। क्या होगा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। फीको ओरल रूट से ये ट्रांसफर होगी डिजीज, मतलब बेकार सा कुछ खा लिया, टेंशन ले लिया और बाहर का कुछ खा लिया, तब ये बीमारी होने वाली है, जो कि कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर के वजह से ये डिजीज होने वाली है। और दूसरी चीज डायग्नोसिस में कैसे देखेंगे बच्चों, ये दिखती है, ये डिजीज कॉजिंग पैथोजन, माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो ये दिखेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं भाई मेट्रोनिडाजोल और टीनिडाजोल जैसे क्या हम लोग सिंपल ड्रग्स ले सकते हैं। एनसिस्टेड फॉर्म बहुत ज्यादा डेंजरस होता है बच्चों। इसके सिम्टम्स है, सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, देखो सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स, इसके सिम्टम क्या है, सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट, फिर हो सकता है बच्चों डायरिया, है ना,
डायरिया होने वाला है। डायरिया भी बहुत डेंजरस होता है बच्चों। डिहाइड्रेशन, देखो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन अगर सीवियर होता है तो ब्लड स्टूल्स होंगे बच्चों, ठीक है। ब्लड स्टूल्स मतलब स्टूल्स में ब्लड रहेगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल में ब्लड आएगा, तो ये बहुत ज्यादा टेंशन वाली बीमारी है बच्चों। अगर इसका ख्याल टाइम से नहीं लिया गया तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्लस लिवर एब्सेस जैसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्योंकि इसमें लिवर मेटाबॉलिज्म पे प्रॉब्लम आती है, तो लिवर पे भी ऐसे दाने दाने आ जाते हैं, और वो जब फूटते हैं तो उससे पस निकलता है, और पीछे जो रह जाता है बच्चों लिवर एब्सेस भी हो सकता है। फिर उसके बाद स्टमक में इंटेस्टाइनल एब्सेस भी आपको मतलब अल्सर्स भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत सीवियर केसेस में होता है बच्चों, वैसे नहीं होता है, ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अभी स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों फटाक से, और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब, ठीक है। अब अगला जो बीमारी है हमारा कौन सा है? एस्कारियासिस। क्या है? एस्कारियासिस। एस्कारियासिस, एस्कारियासिस होता किससे बच्चों? ये होता है एक वर्म से जिसका नाम है एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स। लम्ब्रिकॉइड्स है ना। एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स नाम का एक वर्म होता है, और इस वर्म से ये डिजीज होती है बच्चों। ये भी कैसी होती है, कैसे स्प्रेड होती है? फीको ओरल रूट से। कहां से स्प्रेड होती है ये? फीको ओरल रूट से, ठीक है। इसके बाद एक और चीज याद रखना है कि ये जो बीमारी है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स देखो, या फिर अगर मैं बोलूं इसका डायग्नोसिस पहले देख ले तो, है ना। डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस में आपको ऑर्गेनिज्म दिखेगा सैंपल्स में, ऑर्गेनिज्म दिखेगा, ऑर्गेनिज्म इन स्टूल सैंपल्स, है ना। स्टूल सैंपल बड़े होते हैं ना बच्चों, ये तो दिख के आ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म इन स्टूल सैंपल। फिर मैं बोलूंगा आप लोग को फीको ओरल रूट से ये होने वाला है। फिर इसके बाद इसके सिम्टम्स देख लो, है ना। सिम्टम्स, सिम्टम में आएगा अपना एब्डोमिनल पेन, है कि नहीं। सिम्टम्स में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? एब्डोमिनल पेन आएगा। फिर इसके बाद याद रखना है आप लोग को इसके सिम्टम्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट भी होता है। फिर लाइव वर्म आपको फीकल मैटर्स में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लाइव वर्म के बाद में मैं बोलूंगा आपको, लाइव वर्म अगर दिख गया फिर उसके बाद में मैं बोलूंगा एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ये तो सही है। फिर स्टूल म्यूकस आने लग जाएगा स्टूल्स में। फिर आप जो भी खाना खाएंगे वो खाना आपके शरीर को लगेगा नहीं, ठीक है। याद रखना है ये सब चीजें। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इसका सबसे, देख लो बच्चों इसके स्क्रीनशॉट निकाला करो, स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल, फिर अगर ये हमारे लंग्स तक पहुंच गया, है ना, ये हमारे लंग्स तक पहुंच गया, तो ये क्या कर सकता है? न्यूमोनिया तैयार कर सकता है। क्या तैयार कर सकता है बच्चों? ये तैयार कर सकता है निमोनिया हमारे लंग्स में। फिर उसके बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का लॉस हो जाएगा और बच्चा कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? याद रखना, दो चीजें याद रखनी है आप लोग को, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ठीक है। एल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल, ये दो मेडिसिन आपको लगने वाली हैं। याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रख लेना है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं ज्यादा इसमें नहीं आ रहा हूं कि बहुत ही ऐसा डिस्क्रिप्टिव नहीं ले रहा हूं, फटाफट जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है जस्ट उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं फिलेरियासिस। क्या देखते हैं? फिलेरियासिस। फिलेरियासिस ये भी बच्चों किसकी वजह से होता है? ये वर्म के वजह से होता है एक, ठीक है। और इस वर्म का नाम है वुचेरिया, देखो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, है ना, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। फिर मैं बोलूंगा लोआ, फिर मैं बोलूंगा ब्रूजिया मलाई, ये सब कॉजेटिव एजेंट्स है बच्चों इसके,
और भजिया, भजिया मलाई नहीं है बच्चों, ये ब्रुजिया, ब्रुजिया या फिर ब्रुजिया टिमोरी। ये कुछ नाम है बच्चों जो आप लोग को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं। ये किसका कॉज करते हैं बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम का इन्फ्लेमेशन कर देते हैं ये, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम पे हमला करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पे ये हमला करते हैं और इसके वजह से लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है बच्चों? फ्लूइड अक्यूमुलेशन होता है। क्या होता है? फ्लूइड अक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना। और अगर फ्लूइड अक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर होंगे प्रॉब्लम्स और ये बहुत डेंजरस डिजीज है बच्चों, ये क्रॉनिक टाइप की डिजीज है। और याद रखना ये 8 से लेके 16 मंथ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इनका, इसलिए ये जल्दी समझ में भी नहीं आती है, ठीक है, याद रखना। अब क्या होता है जब इसका वेक्टर हमको काटता है, वेक्टर का नाम क्या है? फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। कौन सा मस्कीटो है बच्चों? क्यूलेक्स मॉस्कीटो। कौन सा मॉस्कीटो है ये? फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। जब ये हमको काटता है तो इसके लार्वा जो है हमारे बॉडी में चले जाते हैं, वहां पे ये मोल्टिंग करते हैं। मोल्टिंग मतलब क्या होता है? देखो छोटा सा लार्वा हमारे बॉडी में जाएगा, फिर इसके ऊपर क्या होगा? देखो ये ऐसे क्या होगा? ये एक बड़ा लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर एक कवरिंग जम जाती है और ये अंदर ऐसे बढ़ता रहता है। और जब ये कवरिंग फाड़ कर आएगा बाहर, देखो दिख रहा है ना, ये कवरिंग जब ये फाड़ कर आएगा तो ये लार्वा का क्या हो जाता है? साइज ऐसे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद 2 से 3 से 4 मोल्टिंग होने के बाद ये लार्वा इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि हमारे एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस में जाके बैठ जाता है। अब उस वजह से क्या होता है? वहां का इन्फ्लेमेशन होगा, वहां पे लिम्फेटिक फ्लूइड जमना स्टार्ट हो जाएगा और वो जगह सूज जाएगी। अब ये कौन सी जगह पे हमला करता है? सबसे पहले याद रखना बच्चों, लोअर एक्सट्रीमिटी पे ये हमला करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टांगे हो गई, फिर ग्रॉइन एरिया हो गया। ग्रॉइन एरिया में अगर ये होता है तो हाइड्रोसील फॉर्म करता है। हाइड्रोसील मतलब वहां पे पानी भर जाने की वजह से बहुत ज्यादा बड़ी सूजन आ जाती है, हाइड्रोसील फॉर्मेशन ये कर सकता है। फिर मैं बोलूंगा हाथ में हो सकता है, ये ब्रेस्ट के तरफ, आर्म पिट्स के तरफ हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये लोअर एक्सट्रीमिटी में ज्यादा होता है बच्चों। तो याद रखना ये है हमारा फिलीरियासिस के बारे में। इसको अगर ट्रीट करना है तो क्या चाहिए हमको? कार्बामाज़ाइन। क्या होता है? कार्बामाज़ाइन के मतलब ऐसा समझ लो कि इसके लिए कार्बामाज़िन के डोजेजेस लगते हैं बच्चों। क्या लगते हैं? कार्बामाज़िन के डोजेजेस। और इसका कुछ नाम होता है, ये इसकी जो दवाई है इसका नाम होता है बच्चों डाइइथिल कार्बामाज़िन साइट्रेट। क्या नाम होता है इसका? डाइइथिल, देखो डाइइथिल कार्बामाज़िन साइट्रेट। ये मेरे दिमाग से हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाती है। ये कार्बामेजिन अच्छे से याद रहता है, डाइथिल और साइट्रेट निकल जाता है। तो DCC क्या याद रख लो बच्चों? DCC डाइकारसेट याद रखना। कार में बैठोगे मर जाओगे, ऐसा बन रहा है वो, लेकिन ऐसा कुछ याद मत रखो बच्चों। लेकिन हाँ, डाइएथिल कार्बामाज़िन साइट्रेट याद रखना है कि जो कि किसको मारेगा? फिलीरियासिस के वर्म को मारेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है बच्चों, ये हो गया हमारा फिलीरियासिस। फिलीरियासिस के बाद में जो हमारा अगला बीमारी है वो है टाइफॉइड। क्या है बच्चों? टाइफॉइड है, ओके। अब देखते हैं टाइफॉइड बड़ा डेंजर है कि नहीं? टाइफॉइड देखते हैं भाई। टाइफॉइड किसकी वजह से हो रहा है मेरे बच्चों? टाइफॉइड हो रहा है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। किसकी वजह से? साल्मोनेला टाइफी इसका कॉजेटिव एजेंट है। टाइफॉइड में क्या होता है? 104 बुखार, 104 डिग्री बुखार इसका बहुत ज्यादा जबरदस्त सिम्टम है बच्चों। इसमें टाइफॉइड में प्लस स्टेप लैडर फीवर भी है, चढ़ उतर बुखार जो बोलते हैं ना, जिसको चढ़ उतर बुखार होता है। तो देखो इसमें सिम्टम लिख देंगे डायरेक्टली, है ना। सिम्टम में क्या क्या होता है? सिम्टम में हमको हो जाएगा बच्चों डायरिया। ये डिपेंड करता है किस किस को होने वाला है। डायरिया हो जाता है, फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होता है, तगड़ा वाला फीवर होता है बच्चों। रोज स्पॉट आ जाते हैं बॉडी पे, रोज स्पॉट रैशेस आते हैं,
है ना। रोज स्पॉट रैशेस के साथ ही साथ और क्या क्या चीजें होती है बच्चों, और चीजें क्या होती है, स्टेप लैडर फीवर, स्टेप लैडर फीवर, है ना। क्या होता है, स्टेप लैडर फीवर होता है। फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग बच्चों, हाँ, व्हाइट कोट ऑन टंग, व्हाइट कोट ऑन टंग, टंग के ऊपर व्हाइट कोटिंग आ जाती है। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, और अगर हम लोग बोले तो लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, है कि नहीं, ये सब बीमारियां होती है। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं तो इसके बाद अगर मैं बोलूं सिंपल वाली बातें, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है बच्चों, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये भी फीको ओरल रूट है। मोड, कैसे मोड, क्या किस मोड पे जाते हैं, तो ये फीको ओरल रूट, ठीक है, फीको ओरल रूट। अब जो कि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो इसके लिए हमको एंटीबायोटिक्स लगने वाले हैं। क्या लगने वाले हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स में याद रखना है क्लोरोमाइसिटिन सबसे बेस्ट, है ना। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स याद रखना है। और इसमें भी कौन सा, क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है। क्या चाहिए, क्लोरोमाइसिटिन हमको चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, हमको चाहिए क्लोरोमाइसिटिन। और ये है हमारा पूरा टाइफाइड के बारे में। अब याद रखने वाली बात है, इसके लिए कुछ वैक्सीन है बच्चों, वैक्सीन, तो टाइफिम वी, टाइफिम वी, और एक वैक्सीन है टाइफिरेक्स, ठीक है। कितने हैं, टाइफिम वी और टाइफिरेक्स, ये दो, टाइफिरेक्स जो है ये दो वैक्सीन है बच्चों, ठीक है। इसके बाद याद रखना है निमोनिया। क्या देखते हैं इसके बाद, देखते हैं अब, चलो निमोनिया देखते हैं बच्चों। न्यूमोनिया, इसके बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट है, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज है बच्चों, किसी के वजह से भी हो सकती है। लेकिन सिंपल याद रखना, निमोनिया मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। किसका इन्फ्लेमेशन होता है बच्चों, ये होता है लंग्स का इन्फ्लेमेशन, है ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स मतलब लंग्स में क्या हो जाएगा, पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, एल्वियोलाई में क्या हो जाएंगे, पानी भरने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद किसके वजह से होता है, कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट याद रखना बच्चों। ये हो सकता है तुमको इन्फ्लुएंजा से, इन्फ्लुएंजा, है ना। फिर ये हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया के वजह से, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, न्यूमोनिया, बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसमें क्या होगा, आपको सिम्टम क्या होंगे बच्चों, सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है बच्चों, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ आपके लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी। फिर फीवर भी आएगा। फीवर तो याद रखो हर बीमारी में बहुत जरूरी है बच्चों, फीवर होगा। फिर हेडेक, ठीक है। फिर हाइपोक्सिया जैसे फील होगा आपको, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन जो है ये कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सब हमको निमोनिया में होने वाला है। तो निमोनिया को अगर आपको देखना है, एक और चीज देखनी है बच्चों यहाँ पे, कि निमोनिया में आपको लंग्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इस वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ में चेस्ट पेन भी होगा, क्योंकि अब लंग्स में एकदम लफड़े हो गए हैं। तो आपको क्या होगा, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मैं इसको फ्रेम को वो कर लेता हूं, अब सही है। साथ ही साथ इसके क्या होने वाला है, इसके साथ साथ आपको चेस्ट में पेन होगा,
चेस्ट में पेन होने की वजह से आपके लंग्स प्रॉपर तरीके से फूल नहीं रहे ना, इसके वजह से चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये भी याद रखना है भाई। एपेटाइट लॉस हो जाएगा मतलब खाना नहीं खाया जाएगा, ज्यादा खाना हम नहीं खा पाएंगे, ये सब आप लोग ने याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, इसके मोड्स जो है ना बच्चों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले ये डायरेक्ट कांटेक्ट, पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ पेशेंट। क्या चाहिए ट्रीटमेंट में? ट्रीटमेंट में हमको चाहिए भाई एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन, है ना। ये आप लोग ने याद रखना है और फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों। इसके बाद जो देखने वाले हैं हम लोग, इसके बाद देखो बच्चों कॉमन कोल्ड देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन कोल्ड। क्या देखते हैं? कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड तो जस्ट ऐसे ही, इसको राइनाइटिस बोला जाता है, राइनो वायरस के वजह से और कोरोना वायरस जैसे चीजों के वजह से ये होता है। कोरोना वायरस सभी को आई थिंक सो पता है, ठीक है। कोरोना वायरस और राइनो वायरस जैसे खतरनाक वायरस की वजह से होता है। इसका कोई इलाज नहीं है, 6 से 7 दिन रहेगा, नाक बहेगी, आंखें लाल होंगी, फीवर लगेगा, जॉइंट पेन होगा, ठीक है, जॉइंट पेन होते रहेगा। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, अब इसकी कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन बच्चों इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है ताकि अंदर बैक्टीरिया का डेवलपमेंट ना हो जाए। और अगर थोड़े दिन रेस्ट किया गया तो ये बीमारी चले जाती है। साल में 2 से 3 बार सभी को होती है, अभी जस्ट ये फ्रीक्वेंट हो चुकी है। तो कॉमन कोल्ड ये ऐसी खतरनाक डिजीज है कि बार बार लगातार मुंह उठा के आते रहती है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला डिजीज है बच्चों, ये है डर्मेटोफाइटोसिस। क्या है? डर्मेटोफाइटोसिस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। डर्मेटोफाइटोसिस बच्चों यही होता है दाद खाज खुजली। कौन सी बीमारी है ये? दाद खाज खुजली। अब ये जो दाद खाज खुजली है बच्चों, ये 2 टाइप के इसके कॉजेटिव एजेंट्स है। तो 2 टाइप के पॉजिटिव एजेंट्स याद रखना है बच्चों। पहला तो है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम है ना, पहला वाला कौन सा है? माइक्रोस्पोरम, और दूसरा वाला है ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन है ना। माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटॉन, ये 2 टाइप के माइक्रोब्स हैं यहाँ पे बच्चों, सॉरी फंगस है, जिसकी वजह से बीमारी होगी। सीवियर ईचिंग होगी बच्चों, इसमें क्या होगा? सीवियर ईचिंग, खुजली आएगी। अब एक्चुअली इसको रिंगवर्म बोला जाता है बच्चों, ऑल्सो कॉल्ड रिंगवर्म। अब इसको रिंगवर्म बोला क्यों जाता है? देखो जब जहां पे भी ये डिजीज होगी ना, तो वहां पे ऐसे रेड कलर की रिंग आएगी बच्चों, ठीक है। रेड कलर की ऐसे रिंग आ जाएगी, जो कि ये एकदम उठी हुई होगी, ऐसी एलिवेटेड होगी बॉडी सरफेस से, और इसके अंदर सीवियर खुजली आएगी, जो हम लोग खुजली करने से रह नहीं सकते। फिर उसके बाद याद रखना है, इसीलिए इसको रिंगवर्म बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड किससे वजह से होता है? शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स। अब क्लोथ्स के साथ इसके स्पोर्स आपके स्किन पे आ जाते हैं बच्चों, और फिर ये ग्रो करना चालू हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा इट्राकोनाजोल, ठीक है, इटाकोनाजोल है ना। ये याद रखना है आपने। एक ही डिजीज का नाम रखो याद, इट्राकोनाजोल। एक और है फ्लूकोनाजोल। कौन सा है बच्चों? इसी का भाई है फ्लूकोनाजोल। और ये बीमारी से बचे कैसे? भाई किसी के कपड़े पहनो मत, किसी की कंघी शेयर मत करो, क्योंकि दूसरे को है तो अपने को भी हो सकता है, ठीक है। और प्लस इम्यूनिटी अच्छी रखो, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये सब बीमारियां जल्दी से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर ये ठीक से समझ गया बच्चों तो स्क्रीनशॉट्स ले लिए जाए।
अब देखो बच्चों, आगे वाला बीमारी देखते हैं जिसका नाम है हमारा कैंसर। सबसे खतरनाक, डेंगू तो सभी को पता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं। एडिस एजिप्टी टाइप के मस्कीटो से ये होता है। अब देखते हैं बच्चों कैंसर। कैंसर है ना सबसे खतरनाक बीमारी है बच्चों। ये मैं भगवान को बोलता हूं कि भाई दुश्मन को भी ये बीमारी कॉज ना करे, बहुत टेंशन हो जाती है इसके अंदर। याद रखना इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। कॉज्ड बाय ऑन्कोवायरसेस, ऑन्कोवायरसेस, जीन्स, ऑन्कोजीन्स, है ना, ऑन्कोजीन्स बोलूंगा। फिर ऑन्कोजीन्स के साथ ही साथ बच्चों ये होता है रेडिएशंस की वजह से, रेडिएशंस एंड सर्टन हार्मफुल हजार्डस केमिकल्स, है ना, केमिकल्स के वजह से भी ये होता है। आप लोग को ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ऑन्कोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो कैंसर की स्टडी करता है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइप्स। अब टाइप्स में कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो कैंसर क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स, जो कि रुकते ही नहीं है डिवाइड होना, मतलब ऐसा बोलेंगे अनलिमिटेड सेल डिवीजन जब होना स्टार्ट हो जाता है तब ट्यूमर बनता है और इसी को कैंसर कहा जाता है। इसके टाइप्स कितने होते हैं बच्चों? सबसे पहला तो है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, एडिनोमा, ठीक है, एडिनोमा, है ना। फिर सार्कोमा, देखो कितने, 3 देख लिए, कार्सिनोमा, एडिनोमा, सार्कोमा। उसके बाद आता है बच्चों लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, है ना। ये होता है कैंसर के टाइप्स। अब कैंसर क्या करता है बच्चों? ट्यूमर बनाता है। क्या बनाता है? ट्यूमर बनाता है। और ये जो ट्यूमर होता है ना बच्चों, 2 टाइप्स का होता है। ये ट्यूमर्स होता है 2 टाइप्स का। पहला तो होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट, पहला है बेनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बेनाइन ट्यूमर बच्चों ये इमोबाइल होता है। कैसा होता है? इमोबाइल। और मैलिग्नेंट क्या होता है? ये होता है मोबाइल, मतलब ये बॉडी में फैल सकता है, लेकिन बेनाइन ट्यूमर एक जगह पे ही होता है, इधर से उधर ये स्प्रेड नहीं हो सकता। बेनाइन ट्यूमर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैलिग्नेंट ट्यूमर इफ इट इज नॉट ट्रीटेड विद इन टाइम, ठीक है। अगर इसको विद इन टाइम में हम लोग नहीं करते हैं ट्रीट, तो ये बजा सकता है हमारी बैंड अच्छे से, और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हमारे आराम से क्या कर सकता है, हमारी बैंड बजा सकता है, ठीक है। तो एडिनोमा को भी आप क्या बोल सकते हो? एडिनो कार्सिनोमा। ये मतलब मेरे को एडिनोमा मैंने लिख दिया था, एडिनो कार्सिनोमा भी इसको बोला जा सकता है। फिर इसके बाद ये सब चीजें बच्चों कैंसर के बारे में है। अब सबसे पहले अपने को याद रखना है कि कार्सिनोमा क्या होता है भाई, है ना। कार्सिनोमा जब भी हमको किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट, लंग कैंसर, है ना, तो इसी को हम लोग कार्सिनोमा बोलेंगे। एडिनोमा मतलब बच्चों ग्लैंड्स का कैंसर, है ना, ग्लैंड कैंसर। जब भी थायराइड ग्लैंड का, है ना, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कैंसर हो जाते हैं ना, तब होता है। सार्कोमा क्या होगा बच्चों? ये बोन मसल्स का कैंसर, है ना। लिम्फोमा क्या हो जाता है बच्चों? लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर। लिमा हो गया वो, लिम्फेटिक टिश्यू। और ल्यूकेमिया तो सभी को पता है, इसको बहुत ही फेमस है ये, इसको बोला जाता है ब्लड कैंसर। ये डेंजरस होता है बच्चों, मतलब ये मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही मैलिग्नेंट टाइप का होता है, पूरे बॉडी में फैलता रहता है। और इसका फटाक से क्या करना है बच्चों? स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, क्योंकि एक बार कैंसर हो गया तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। कहां बढ़ते हैं बच्चों? ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूं बच्चों, तो जरा भावनाओं को समझ लेना, है ना। ट्रीटमेंट,
इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट मैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि एज अ वन शॉट लेक्चर है तो हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देख तो ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसकी। ट्रीटमेंट में सबसे पहले ट्रीटमेंट में हमने देखना है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, केमोथेरेपी इस पे कर सकते हैं, केमोथेरापी। केमोथेरेपी में हम क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग केमिकल्स के जरिए कैंसर सेल्स को ट्रीट करते हैं। फिर रेडियोथेरापी कर सकते हैं, रेडियोथेरापी। फिर इसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जीन थेरापी, है ना, जीन थेरापी। लेकिन अभी फिलहाल ये इतनी ज्यादा एफिशिएंट थेरापी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बच्चों बिल्कुल ये हो जाएगी। जीन थेरापी हम इसके ऊपर कर सकते हैं। फिर हम इसकी सर्जरी कर सकते हैं, है ना। और फिर बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थेरापी, कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट थेरापीज। ये आप लोग ने याद रखना है बच्चों, कॉम्बिनेशंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसका। तो अगर ये सब चीजें धीरे धीरे कराया जाए, केमोथेरेपी में हम केमिकल्स के जरिए क्या कर रहे हैं, इसको ट्रीट कर रहे हैं। किसको ट्रीट कर रहे हैं, हमारे कैंसर सेल को ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर उसके बाद रेडियोथेरापी से हम रेडिएशंस, कंट्रोल्ड रेडिएशंस कैंसर सेल्स पे डालेंगे ताकि वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, जो हमारा एक तो जो आउट ऑफ कंट्रोल जीन हो गया है उसको पहचानो, उसको निकालो, एक फंक्शनल जीन डाल दो, या फिर उसी जीन का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दो, है ना। मतलब वो जो जीन है जो लफड़ा कर रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर उसको टोटल डिलीट कर सकते हैं, या फिर सुधार के वापस भी डाल सकते हैं। लेकिन ये अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है बच्चों। फिर सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट, सर्जरी जिस भी कैंसर की सर्जरी हो सकती है उसको सर्जिकल तरीके से निकाल दो ताकि बाकी के टिश्यूज हेल्दी हो जाए। अभी तो इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट्स भी आ रही है बच्चों। फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट थेरेपी, पूरे के पूरे थेरेपीज को अलग अलग स्टेजेस के जरिए, अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे कैंसर से बचा जा सकता है। याद रखना, सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ने सही खान पान रखना है ताकि हमको कैंसर कभी हो ही ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक बीमारी है बच्चों, ये एक इम्यून डिफिशियंसी का बीमारी है। कॉजेटिव एजेंट होता है बच्चों हमारा HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस। किस पे हमला करता है, अटैक्स किसके ऊपर बच्चों, किसके ऊपर अटैक करेगा, हेल्पर सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स के ऊपर एक बार अटैक हो गया तो हेल्पर टी सेल्स कैसे होते हैं बच्चों, पता है कि ये इंफॉर्मेशन देने वाले होते हैं। अगर इनको ही मार दिया जाए तो बाकी की इम्यूनिटी को पता ही नहीं चलता है कि कुछ हुआ है। उसके बाद याद रखना ये एक RNA वायरस है ना, इसका कोई इलाज नहीं है बच्चों, ठीक है। ये कैसा वायरस है बच्चों, ये एक RNA वायरस है। ये RNA वायरस DNA वायरस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और यही एंजाइम इस वायरस को बहुत ज्यादा स्पेशल बना देता है बिकॉज ये इसका RNA को कन्वर्ट करके DNA में इसके जेनेटिक मटेरियल को DNA में कन्वर्ट हो जाता करवा देता है, जो कि सेल की मेटाबॉलिज्म या फिर ऐसा बोलो DNA असेंबली के साथ में इंटरैक्ट करके सेल का प्रोटीन बनाने के बदले इस वायरस का प्रोटीन बनाने का सिग्नल देता है। और यही चीज इस वायरस को सबसे ज्यादा घातक बनाती है बच्चों। और इसका याद रखना, इसके स्टेजेस देख लेते हैं अभी, है ना। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं लाइफ के मतलब इसके इन्फेक्शन के कुछ स्टेजेस होते हैं बच्चों। तो इसके जो स्टेजेस हैं ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों इनिशियल इन्फेक्शन। क्या होता है सबसे पहला, इनिशियल इन्फेक्शन, है ना। टेक्स्ट बुक्स अच्छे से ध्यान रखो बच्चों। सबसे पहला होता है इनिशियल इन्फेक्शन, फिर आता है असिम्प्टोमेटिक स्टेज, सिम्प्टोमैटिक स्टेज। अब ये जो असिम्प्टोमैटिक स्टेज होता है ना बच्चों,
ये बहुत खतरनाक स्टेज होता है। इसमें न जाने कोई इंसान कितने लोगों को फैला देता है ये बीमारी। फिर उसके बाद आता है बच्चों एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या आता है उसके बाद का स्टेज? आता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर आप लोग को सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट आता है हमारा मेन फुलमिनेंट बीमारी जिसको हम एड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनिशियल इन्फेक्शन होता है, फिर असिम्टोमेटिक स्टेज। ये बच्चों 5 महीने से 15 साल तक हो सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो 10 साल तक हो सकता है। ठीक है, अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो। समझ रहा है? इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स, सबसे जबरदस्त सिम्टम है इसका, नॉर्मल सी बीमारी भी जल्दी से ट्रीट नहीं होती है बच्चों। याद रखना इसका सबसे जबरदस्त सिम्टम है नाइट स्वेटिंग्स, नाइट स्वेट्स, जिसमें पूरा बिस्तर गीला हो जाता है बच्चों स्वेट से। ठीक है, याद रखना है आप लोग को नाइट स्वेट्स के साथ। और क्या याद रखोगे? वेट लॉस, और वो भी एकदम जबरदस्त वेट लॉस होता है। मतलब लगभग 1 महीने में समझ लो कि 10% तक बॉडी वेट लॉस हो जाता है, बिना एक्सरसाइज के, बिना किसी चीज के। ये इतना डेंजरस है। फिर बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट। और एड्स का जो मरीज है ना बच्चों, ये एड्स का मरीज जो है, इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का इसको बहुत ज्यादा खतरा होता है। आपको मैं बोलूंगा कि एड्स का जो डायग्राम है, HIV वायरस का जो डायग्राम है, ये बहुत अच्छे से करो। वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि एड्स में जो वायरस का डायग्राम है बहुत अच्छे से किया जाए बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद होता किस वजह से है? अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। कोई भी कपड़े शेयर करने से ये बीमारी नहीं होगी, गले मिलने से ये बीमारी नहीं होगी। बस क्या करना है, ध्यान देना है, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, बच्चे ने अपने मम्मी ने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जो भी पेशेंट मम्मी है, अगर उसने अपने बच्चे को डायरेक्टली दूध पिला दिया तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये बीमारी होती है, समाइनल कांटेक्ट से भी होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होती है। अगर गलती से जो इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज हमने यूज कर ली किसी की, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रगिस्ट जो लोग रहते हैं, मतलब ऐसे बोलेंगे ना, ड्रग अब्यूज करने वाले जो लोग होते हैं, उनको ये बीमारी हो सकती है। एक सिरिंज से दूसरे सिरिंज अगर शेयर कर ली तो भी ये बीमारी हो सकती है। और ये हमारा एड्स भी बच्चों कवर हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको क्या देखना है। ठीक है, याद रखना है हेल्पर टी सेल। एक चीज याद रख लो, हेल्पर टी सेल को ये अफेक्ट कर रहा है, मतलब T4 लिम्फोसाइट को ये अटैक कर रहा है। ये एक याद रखने जैसा पॉइंट है, जो कि MCQ वगैरह में आ गए तो आपके 1 मार्क फोकट के हो जाएंगे। तो इसका भी बच्चों फटक से क्या करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, अब जो है हमारा एडोलसेंस वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? एडोलसेंस वाला पार्ट। एडोलसेंस वगैरह क्या है? अब एड्स का डायग्नोसिस कैसे करें बच्चों? तो इसके लिए याद रखना, एलाइजा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और सबसे जबरदस्त कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बच्चों, कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसका नाम है कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसका नाम है हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट। ये टेस्ट में अगर कोई मरीज पॉजिटिव आता है तो ही इज एड्स पॉजिटिव, और अगर यहां पे नेगेटिव शो करता है तो एड्स जैसी कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो पहले एलाइजा करना पड़ता है, फिर बाद में वेस्टर्न ब्लॉट करना पड़ता है। एलाइजा तो चलो जनरल टेस्ट है, बहुत सारे अलग अलग बीमारियों को भी हो जाता है, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब इसका याद रखना है आपको कि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं बच्चों, है ना। ट्रीटमेंट अगर मैं बोलूं, ट्रीटमेंट में क्या आता है?
है ना। ट्रीटमेंट में एंटी वायरल ड्रग्स आते हैं, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग्स जैसे टेनोफिविर, है ना। टेनोफिविर जैसा एक ड्रग है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा बच्चों लैमिव्यूडिन, है ना। लैमिवुडीन, ये 2-3 नाम भी अगर याद रख लिए तो एमसीक्यूज में आ गए ना बच्चों, तो फिर आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा। स्क्रीनशॉट्स निकाल लो। अब देखते हैं एडोलसेंस। क्या देखते हैं? एडोलसेंस। व्हाट इज एडोलसेंस? एडोलसेंस बच्चों ये वो एज होती है जब हम लोग बड़े होने वाले रहते हैं। मतलब हम लोग जब मतलब ऐसे समझ लो 13 साल से 19 साल तक की जो दौर होती है, इस एज को एडोलसेंट एज बोला जाता है। अब इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस। पहला तो होता है अर्ली, फिर होगा मिडल, और फिर होगा हमारा लेट एडोलसेंस। अर्ली, मिडल, लेट। अर्ली वाला कब से कब तक होता है? अर्ली वाला होता है लगभग हमारा 10 से लेके 14 साल तक, है ना। 10 से लेके 14 साल तक। फिर उसके बाद मिडल वाला कब होता है बच्चों? 15 साल से लेके 17 साल तक। और लेट वाला कब तक होता है? 17 से लेके 19 साल तक। ये होते हैं हमारे एडोलसेंट पीरियड के एजेस। तीनों इसमें हमारी थिंकिंग डिफरेंट होती है। मतलब तीनों इसमें हमारी थिंकिंग थोड़ी सी अब कॉन्क्रीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अर्ली में हम लोग को एक्सप्लोरेशन का ज्यादा हो जाएगा। फिर हम लोग अर्ली एडोलसेंट में क्या करेंगे? अपोजिट जेंडर्स की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे, मैं एकदम से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एकदम से नहीं होता ये। 14 साल तक तो इतने अच्छे से नहीं होता, लेकिन आजकल थोड़ा कंटेंट्स देख देख के बच्चे डिफरेंट फैंटेसीज रच रहे हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीजें अराइज हो रही है, और जमाना फास्ट हो गया है थोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद अर्ली पीरियड में क्या होगा? हमारे दिमाग में एक्सप्लोरेशन की भावना आएगी। क्या आएगी? एक्सप्लोरेशन की भावना आएगी। फिर मैं बोलूंगा उस दौरान हमारे बॉडी का लगभग अडल्ट स्टेचर डेवलप हो गया रहेगा बच्चों। अडल्ट स्टेचर बोल तो धीरे धीरे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। फीमेल है तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखेंगे, मेल है तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखेंगे। फिर हमारी थिंकिंग थोड़ी आजाद किस्म की होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर मिडल वाले में क्या होगा बच्चों? मिडल वाले में हम क्या करेंगे? कॉन्क्रीट थिंकिंग करेंगे, और मी एंड माई सेल्फ वाली भावना हमारे दिमाग में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अपोजिट जेंडर की तरफ हम लोग अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे क्रिटिकल दौर ये रहता है बच्चों जब हम लोग बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, और हम लोग को कुछ कर दिखाने वाला हमारा एक एटीट्यूड दिमाग में जनरेट होता है। फिर हम लोग को पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनना रहता है, इसलिए ये एज बहुत ज्यादा डेंजरस होती है बच्चों। लेकिन इसके बाद होती है मैच्योरेशन वाली स्टेज, जिसमें हमारा दिमाग अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है, ठीक है। याद रखना है आप लोग ने बच्चों ये। फिर उसके बाद फिजिकल चेंजेस क्या आएंगे बच्चों इस दौर में? सबसे पहले ग्रोथ स्पर्ट होगा। फिजिकल चेंजेस में क्या होगा? ग्रोथ स्पर्ट होगा। मतलब एकदम से हमारी बॉडी में क्या होगा? एक उफान आएगा और हम लोग ग्रोथ की तरफ भागेंगे, है ना। जोरदार ग्रोथ होगी हमारी। फिर ग्रोथ स्पर्ट के बाद मैं बोलूंगा बच्चों हमारे बॉडी में मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होंगे। कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाएगी। बॉयज है तो मस्कुलर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मसल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा आप लोग को बच्चों कि ये चीजें ज्यादातर डिस्कस करने वाली है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे? ज्यादातर देखेंगे कि भाई क्या है, दुनिया क्या है, मतलब एक्सप्लोर करना कोशिश करेंगे। एक्सप्लोर करना है मुझको। एक्सप्लोर करने के बाद में मैं बोलूंगा अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और ये सब चीजें हमको इस एज में दिख कर आएगी, ठीक है। अगर आप इस चीज के ऊपर अलग से वीडियो चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो बनाने के लिए भी इसके ऊपर रेडी हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन चीजें बस थेरेटिकल ज्यादा है बच्चों, कि देखना ज्यादा, मतलब ऐसा समझ लो कि थेरेटिकल ज्यादा चीजें हम लोग देख रहे हैं इसमें। अब
अब आगे जो है देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटल हेल्थ एंड एडोलसेंस। ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड एडोलसेंस और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सके, ये भी एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों इसके ऊपर, आया तो। लेकिन ज्यादातर इस चैप्टर से बीमारी, उनके कॉजेटिव एजेंट्स और इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक बार अगर आपने वो चीज रीड भी कर ली तो भी आपको सफिशिएंट तरीके से नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बच्चों ड्रग अब्यूज जो है ये एक डेंजरस स्थिति है, ड्रग अब्यूज एंड एडिक्शन। ठीक है, ड्रग अब्यूज एंड एडिक्शन। सो व्हाट इज ड्रग अब्यूज? ड्रग अब्यूज में सबसे पहली आती है बच्चों, क्या आती है? पहली चीज ओपियोइड्स। क्या आती है? ओपियोइड्स। ये चीजें याद रखना है आप लोग ने। ठीक है, ओपियोइड्स आता है सबसे पहले। तो ओपियोइड्स में याद रखना है बच्चों हेरोइन। ओपियोइड्स में आपको याद रखना है पापावेर सेमिनिफेरम। तो सबसे पहले हेरोइन, पापावेर सेमिनिफेरम, ये प्लांट है बच्चों एक। ठीक है, स्मैक दैट बोलते हैं ना, गाना है देखो, स्मैक दैट ऑल ऑन द फ्लोर, स्मैक आता है इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं बोलूंगा बच्चों ये सब चीजें पॉपी प्लांट, ये पॉपी प्लांट ही इसी को बोला जाता है बच्चों। ठीक है, अब याद रखना ये सब कैसे होते हैं, हमारे डिप्रेसेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिप्रेसेंट्स होते हैं। इसके वजह से हमारा नर्वस सिस्टम जो है बच्चों ये शांत हो जाता है। कैसे हो जाता है? नर्वस सिस्टम होता है हमारा शांत। अब शांत हो जाता है मतलब क्या होता है? हम लोग स्ट्रेस रिलीफ हो जाते हैं। लेकिन ये चीजें अगर ज्यादा लेवल में हो गई, ये हम लोग देखो ये चीजों को ड्रग्स वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन अगर वो एडिक्शन हो गया, उसका हमको आदत लग गया, हम अब्यूज हो गए उससे, तब आती है असली प्रॉब्लम। ठीक है, तब क्या होता है बच्चों? तब आता है असली प्रॉब्लम। उसके बाद याद रखना है एक कैनाबिनॉइड। सेकंड क्या है हमारा? कैनाबिनॉइड्स। एक डेंजरस है कैनाबिनॉइड्स। क्या है बच्चा? कैनाबिनॉइड्स। अब ये क्या होता है? कैनाबिनॉइड्स ये भी एक टाइप की ड्रग कैटेगरीज है बच्चों। ठीक है, ड्रग कैटेगरी है। कैनाबिस सटिवा, क्या बोलेंगे? किससे निकाली जाती है ये? कैनाबिस सटिवा। इसको आप बहुत फेमस तरीके से मारिजुआना, है ना, मारिजुआना के नाम से जानते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब जबरदस्त खतरनाक ड्रग है। या फिर अगर मारिजुआना नहीं पता तो हशीश पता होगा, हशीश, चरस, ये तो सबसे फेवरेट है सबका, मतलब गाना सबको पता है, चरस गांजा मेरे को प्यारा, है ना, चरस गांजा, ये ओ गांजा गांजा, ये यूट्यूब पे बहुत चलता है ये सब चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा चलती है, ये गाने बहुत चलते हैं ऐसा, मतलब ये सब चलता नहीं है बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये ऐसे टाइप के गाने सुनाई देते हैं, तो सभी को ये नाम याद होंगे बच्चों। ये नशेड़ी पदार्थ है। क्या है? नशेड़ी पदार्थ है। और ये क्या करते हैं बच्चों? तुम्हारे ब्रेन के रिसेप्टर के साथ में क्या करते हैं? छेड़छाड़ कर देते हैं। इंटरैक्ट्स विद ब्रेन रिसेप्टर्स, इंटरैक्ट्स विथ ब्रेन रिसेप्टर्स। किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों? ब्रेन रिसेप्टर के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं। और एक बार ये ब्रेन रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट कर दिए तो ये अपने आप की भी नहीं सुनते। ठीक है, मतलब वो इंसान अपने आप की भी नहीं सुनता, बहुत ज्यादा डिकंट्रोल हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा बच्चों आप लोग को कोकेन, कोकेन है ना। इसके बाद क्या है? कोकेन, ये भी एक टाइप का ड्रग है, कोकेन। ठीक है, कहां से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है हमारा एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से। किससे? एरिथ्रोजाइलम कोका। हाइनी मेरा कोका कोका, है ना, गाना सुना है ना आपने, हाइनी मेरा कोका कोका, तो यही है बच्चों वो कोका। ठीक है, ये क्या करता है? डोपामिन बढ़ाता है। ठीक है, क्या करेगा बॉडी में? इंक्रीजेस लेवल ऑफ डोपामिन,
डोपामिन। अब ये डोपामिन क्या होता है बच्चों? ये होता है एक न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या होता है? ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है और इसी की वैल्यू कौन बढ़ा देता है? हमारा कोकेन बढ़ा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो सकता है बच्चों? इससे एक्सेसिव डोजेस से एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है। इससे एक्सट्रीम हैप्पीनेस, खुशी चाहिए तो कोका लो, ऐसा हो गया ये तो। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इससे एक्सट्रीम हैप्पीनेस का अनुभव हो सकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस बच्चों ऐसी काम की नहीं होती है। याद रखना, हम लोग को हमारे पेरेंट्स ने बड़ा अच्छे से संभाला है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमको पाला पोसा है और अच्छे संस्कार दिए हैं। तो हमारा भी उतना ही कर्तव्य बनता है बच्चों कि अच्छे दोस्त चुने, ऐसे बिल्कुल लोग ना चुने जिसकी वजह से हमको इन सब चीज़ें की आदत लगे। तो याद रखना, ऑलवेज कीप इन माइंड, इन सब चीज़ों से दूर रहोगे तो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तय करोगे, लंबे रेस के घोड़े बनोगे, है ना। और अगर लग गई इन सब चीज़ों की आदतें तो भाई हमारी लाइफ डूम है, बेकार, डॉक्टर डूम हो जाएंगे हम लोग, खत्म हो जाएगा हमारा काम। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो क्या करना है? फटाक से जाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मालूम है मुझको बहुत ज़्यादा फास्ट में गया चीज़ें, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई चीज़ें, लेकिन बच्चों ये एक रिवीजन सेशन था, ये वन शॉट सेशन है। इसके बाद में जल्दी एक महासंग्राम सीरीज में लेके आने की कोशिश करूंगा, जिसमें कम से कम 5 से 6 चैप्टर एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर सकें। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बच्चों, है ना, तो उस समय थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में काम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये रिवीजन सेशन है, फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई है तो जाके लाइक करो। कुछ तो अगर वीडियो से समझ में आया होगा, थोड़ा भी समझ में आया होगा, तो नीचे कमेंट करके बता देना कि सर जो आपने सिखाया समझ गया। ना कुछ समझ में आया होगा तो जाके कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आप लोग के लिए एक छोटा वीडियो उसी के लिए बना के दे दूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आप बताओगे तभी मुझको पता चलेगा कि आपको क्या डाउट्स है। तो अगर चीज़ें सही चल रही हो तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।